हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली। आई नो कि पिछले लेक्चर के बाद काफ़ी दिन हो गए। आई वाज अ बिट ऑक्यूपाइड, मैं कहीं बिजी था कुछ कामों में, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। सॉरी अबाउट दैट। आज जो हमारा लेक्चर है, जिस लेक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे, दैट इज़ क्रिमिनल कोड्स एंड क्रिमिनल प्रोसेस, एंड दिस चैप्टर इज़ द 8th चैप्टर ऑफ पेपर 1 A Levels Law 9084। और ये चैप्टर हम 7th चैप्टर के बाद कर रहे हैं। 7th चैप्टर वाज द अल्टरनेट मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सिंस वी आर डन विद द सिविल पार्ट, तो नाउ वी आर एंटरिंग द क्रिमिनल पार्ट। तो क्रिमिनल कोड्स एंड क्रिमिनल प्रोसेस की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। दो कोर्ट्स हैं क्रिमिनल के, जो मेन कोर्ट्स हैं। एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, ठीक है, जो ट्रायल्स को सुनता है, क्रिमिनल केसेस को सुनता है, और एक क्राउन कोर्ट है जो ट्रायल्स और क्रिमिनल केसेस को सुनता है। ठीक हो गया। अब कौन सा कोर्ट यूज़ होना है वो डिसाइड करती है कैटेगरी ऑफ द ऑफेंस। जैसे आपको शायद मैंने पहले बताया था ये बात कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं ऑफेंसेस की क्रिमिनल कोड के अंदर। एक है लीस्ट सीरियस ऑफेंस, जो कि समरी ऑफेंस कहते हैं। एक मोस्ट सीरियस ऑफेंस, जो इंडिक्टेबल ऑफेंस कहते हैं। और एक ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस होते हैं, जो दरमियाने होते हैं। अब जो लीस्ट सीरियस ऑफेंसेस हैं, समरी ऑफेंसेस, वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुनती है। जो मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस हैं, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस, वो आपकी क्राउन कोर्ट सुनती है। और जो ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस होते हैं, वो दोनों जगह सुने जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, जिसके हम आगे बात करेंगे। अब होता ये है कि अगर तो डिफेंडेंट ने गिल्टी प्ली कर दी है, तो जो चार्ज है डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो लगा दिया जाता है और सेंटेंस उसको सुना दी जाती है। अगर उसने नॉट गिल्टी प्ली कर दी है तो फिर ट्रायल चलती है। ठीक हो गया। और ट्रायल से डिसाइड होता है कि इफ द डिफेंडेंट इज गिल्टी और नॉट गिल्टी, और अक्यूज्ड मैं कह लूँगा कि इफ इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। अक्यूज्ड इज अ बेटर वर्ड टू यूज इन क्रिमिनल साइड। ठीक है, डिफेंडेंट अब ना ही लिखे, अक्यूज्ड लिखें तो बेहतर है। जो डिफेंस साइड है दैट इज द अक्यूज्ड, और जो प्रोसिक्यूशन है दैट इज द प्रोसिक्यूशन। जो केस करती है दैट इज द प्रोसिक्यूशन। अच्छा, अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, और प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। जो फॉर्म ऑफ ट्रायल है वो एडवर्सेरियल होती है। एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ ट्रायल का मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन ने और डिफेंस ने अपने अपने केसेस को प्रेजेंट करना होता है, एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन करना होता है, एक दूसरे के विटनेसेस को। और जज और मैजिस्ट्रेट जो भी है, उसका रोल सिर्फ ये है कि वो लीगल रूल्स को फॉलो करेगा करेक्टली। जज और मैजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, ना ही खुद कहेगा कि फलाने विटनेस को भी लेके आए, फलाने विटनेस को भी लेके आए। वो एक रेफरी होता है जज। वो उसके सामने जो कर रहे हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस जो कर रही है, वो चुपचाप सुनता रहता है, और सुन के उसने एंड पे अपना वर्डिक्ट, अपना डिसीजन दे देना होता है। दैट इज ऑल अ जज डज। ठीक है, उसने अपने पास से खुद कुछ नहीं करना होता। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा रोल एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट को देख लेते हैं। 160 मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर, लेकिन ये नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद रह भी गया तो ठीक है, बट आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको याद रहे, और ना ही पेपर की ये डिमांड है कि आप ये लिखें कि जी 160 मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं। इट्स नॉट एक्चुअली 160, दे आर अबाउट 160। उसके बाद ये एज लोकल कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुए होते हैं, और जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो उसमें एक सिटी में मुख्तलिफ कोर्ट्स भी होते हैं। और ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। पाकिस्तान में भी इसी तरह मैजिस्ट्रेट्स ही होते हैं। हर पुलिस स्टेशन का एक मैजिस्ट्रेट होता है। जितना बड़ा शहर होगा उतने ज़्यादा पुलिस स्टेशन होंगे, और उतने ज़्यादा उसके मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। और जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वो अपने जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग केसेस सुनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे भी ऐसे ही है पाकिस्तान में भी, कि जो पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन का, हर पुलिस स्टेशन का एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, और उसका एक मैजिस्ट्रेट होता है। वो सिर्फ अपने एरिया का केस सुन सकता है, वो बाकी और किसी एरिया का केस नहीं सुन सकता। उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो लीगली क्वालिफाइड जजेस भी हो सकते हैं, और वो ले मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। नॉन लीगली क्वालिफाइड मैजिस्ट्रेट्स ले जस्टिस भी हो सकते हैं। अब वो कौन होते हैं वो फर्दर आगे जब हम ले मैजिस्ट्रेट्स, ले पर्सनल का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसकी बात तब करेंगे। उसके बाद एक लीगली क्वालिफाइड क्लर्क भी होता है इनके कोर्ट में। ठीक है, हर कोर्ट के साथ वो अटैच होता है, और लीगल एडवाइस ऑन द लॉ। जो ले मैजिस्ट्रेट होता है, सारी बात है, फीस ले पर्सन, तो उसके पास लॉ की इतनी नो हाउ नहीं होती, तो उसको एडवाइस देने के लिए ले पर्सन, जो ले मैजिस्ट्रेट है, उसको एडवाइस देने के लिए एक लॉ क्वालिफाइड क्लर्क उसके पास होता है, जो उसको पॉइंट्स ऑफ लॉ पे एडवाइस कर सकता है। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन देख लेते हैं कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है। सबसे पहले कि वो सारे समरी ऑफेंसेस
सारे समरी केसेस ट्राई करता है, ट्रायल वहीं होती है। नंबर 2, कोई भी ट्रायबल आइदर वे केस जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डील होना है उसको ट्राई करता है। और फर्स्ट हियरिंग जो होती है सारे इंडिक्टेबल ऑफेंसेस की, ठीक है, वो सुनता है और फिर इमीडिएटली केस को जो है वो क्राउन कोर्ट में भेज देता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिक्टेबल ऑफेंसेस क्राउन कोर्ट में चलेंगे, समरी ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेंगे, और ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस वो या मैजिस्ट्रेट कोर्ट या क्राउन कोर्ट में चलते हैं। अब फोर्थ बात इसकी ये है कि सारे प्रीलिमिनरी मैटर्स जो हैं कनेक्टेड टू क्रिमिनल केसेस वो यही डील करता है, जैसे कि वारंट इशू करना, बेल डिसाइड करना वगैरह वगैरह। और 5 है कि ये यूथ कोर्ट में भी बैठते हैं, जहाँ डिफेंडेंट्स जो हैं वो 10 to 17 एज के होते हैं, 10 से लेके 17 तक, वहाँ उन यूथ कोर्ट्स में भी मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं। और जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, ये जो पहली 2 कैटेगरीज के जो केसेस होते हैं ना, वो 97% ऑफ ऑल क्रिमिनल केसेस वही होते हैं, या समरी या ट्रायबल आइदर वे, 97%। क्योंकि जो बड़े बड़े इंडिक्टेबल ऑफेंसेस में मर्डर, मैनस्लॉटर, रेप वगैरह आ जाते हैं, वो कम है, उनकी रेशो वो इतने नहीं होते जितने समरी ऑफेंसेस और ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस, क्योंकि ये तो रोजमर्रा होते रहते हैं। उसके बाद हम क्राउन कोर्ट को देख लेते हैं। क्राउन कोर्ट जो है वो अबाउट 84 डिफरेंट लोकेशंस पे थ्रू आउट इंग्लैंड एंड वेल्स बैठता है, और ये डील करता है सारे इंडिक्टेबल ऑफेंसेस को, जिनको सीरियस ऑफेंसेस भी बोला जाता है, और ये ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस को भी डील करता है, जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट से इनको भेज दिए जाते हैं। जितने भी प्री ट्रायल मैटर्स हैं, केसेस एट द क्राउन कोर्ट आर हर्ड बाय जज अलोन, ठीक है, एक जज होता है। लेकिन अगर तो डिफेंडेंट गिल्टी प्लीड कर दे, पहले जब केस स्टार्ट होता है, ट्रायल स्टार्ट होती है, तो एक ही जज सुनता है। अगर डिफेंडेंट गिल्टी प्ली कर देता है तो ठीक है, फाइन, वो सेंटेंस वो जज डिसाइड कर देता है सिटिंग अलोन। हाउएवर, अगर वो नॉट गिल्टी प्ली कर दे तो एक जूरी यूज होती है टू डिसाइड द वर्डिक्ट। अब जूरी का एक बाकायदा चैप्टर है, ले पर्सनल का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, तो हम ले मैजिस्ट्रेट और जूरी दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी उसके बारे में डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। जब जूरी का चैप्टर आएगा तो हम जूरी पढ़ लेंगे। अब जितने भी प्री ट्रायल मैटर्स हैं क्राउन कोर्ट में, वो एक जज ही सुनेगा अकेला, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वो डिपेंड करता है, अगर गिल्टी हो गया तो वो सेंटेंस सुना देगा, नॉट गिल्टी हुआ तो ट्रायल स्टार्ट होगी, और ट्रायल के अंदर जूरी यूज होती है। जज जो है वो कोर्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो रेलिवेंट इश्यूज ऑफ लॉ पे वो रूलिंग देता है, और जो जूरी है उसको डायरेक्ट करता है कि लॉ ये कहता है, एविडेंस ये कहती है, इस तरह मामला होते हैं लॉ के, प्रोसीजर के, ठीक हो गया। और जूरी जो है वो फैक्ट्स को देखती है, और अगर आफ्टर दैट ट्रायल अगर डिफेंडेंट इज फाउंड गिल्टी तो फिर उसके ऊपर सेंटेंस इम्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, 3 ऑफेंसेस हैं। सबसे पहले समरी ऑफेंस आ जाते हैं। समरी ऑफेंस जो है वो सबसे लीस्ट सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, और दे हैव टू बी ट्राइड इन द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स, ठीक है। दे आर सब डिवाइडेड इनटू ऑफेंसेस, उनके लेवल दे दिए हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। लेवल 1 जो है वो 200 पाउंड्स तक का फाइन होता है आपको, लेवल 2 में 500 पाउंड्स तक का फाइन होता है, लेवल 3 में 1000 पाउंड्स तक का फाइन होता है, लेवल 4 में 2500 पाउंड्स तक का फाइन होता है, और लेवल 5 में अनलिमिटेड जितना जज चाहे उतना फाइन हो सकता है। डिपेंड्स कि वो समरी ऑफेंस कितना का बड़ा है ऑफेंस है, मतलब होते छोटे छोटे ही हैं। इनमें जो ना आ जाता है ड्राइविंग वाइल डिस्क्वालिफाइड, कॉमन असॉल्ट आ जाता है, बीइंग ड्रंक एंड डिसऑर्डरली इन पब्लिक आ जाता है, इसमें क्या उसे कहते हैं, शॉप लिफ्टिंग आ जाती है, जहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स जो स्टोलन है वो 200 पाउंड से नीचे हो, अगर 200 पाउंड से एक्सीड कर जाएंगे तो वो ट्रायबल आइदर वे ऑफेंस बन जाता है। फिर हम ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस पे आ जाते हैं। ये ट्रायबल आइदर वे के नाम से ही जाहिर है, आइदर वे मतलब यहाँ भी वहाँ भी, तो ट्रायबल आइदर वे ऐसा ऑफेंस जिसकी ट्रायल आइदर वे जा सकती है, मैजिस्ट्रेट भी या क्राउन कोर्ट भी। ट्रायबल आइदर वे जो है उसमें एक्चुअल बॉडीली हार्म आ जाती है, थेफ्ट आ जाता है, बर्गलरी आ जाता है आपके। बल्कि मैंने ये इसकी क्या मैं एग्जांपल दूं, आपका जो पेपर 2 है उसका जो यूनिट 2 है थेफ्ट वाला, वो जितने भी ऑफेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस हैं। आप अगर पेपर 2 पढ़ेंगे तो आपको पेपर 2 की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वो सारे के सारे ऑफेंसेस ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस ही हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि बर्गलरी अगर ड्वेलिंग में की जाए और वायलेंस भी साथ हो तो वो इंडिक्टेबल ऑफेंस बन जाता है। एनीवे, अब ये जो डिपेंड करता है कि इफ इट इज डिसाइडेड कि जो केस है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही चलेगा, तो फिर प्रोसीजर जो है वो सेम टू सेम समरी ऑफेंस वाला होगा,
ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि अगर डिफेंडेंट गिल्टी साबित हो गया है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी जो पावर है क्या उसे कहते हैं सजा देने की वो कम है और इसकी सजा ज़्यादा बनती है, तो वो सजा सिर्फ सुनवाने के लिए, सेंटेंसिंग पर्पसेस के लिए क्राउन कोर्ट को भेज सकता है उस बंदे को, एक्यूज को। तो सजा क्राउन कोर्ट सुना देगा, ट्रायल सारी मैजिस्ट्रेट के पास चलेगी। तो अगर ट्रायबल आइदर वे कि ट्रायल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हो तो सारा प्रोसीजर समरी ऑफेंसेस वाला होता है। ठीक हो गया। अगर सिर्फ एक फर्क है कि अगर उसको मैजिस्ट्रेट को लगे कि मेरी जो सेंटेंसिंग पावर है वो लिमिटेड है, ये बंदा इसको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए और मैं इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक छोटे लेवल का जज हूँ, तो वो क्राउन कोर्ट भेज देगा सिर्फ सेंटेंसिंग के लिए। ठीक हो गया। और अगर ये ट्रायलेबल आइदर वे ऑफेंस क्राउन कोर्ट में चला जाता है तो उसकी सारा प्रोसेस जो है वो इंडिक्टेबल ऑफेंस वाला होता है। अब ये बात बड़े पते की बात है और ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रायबल आइदर वे का पर्टिकुलर कोई प्रोसेस नहीं है। आपने सिर्फ दो तरह के प्रोसेस पढ़ने हैं, या समरी ऑफेंस का प्रोसेस या इंडिक्टेबल ऑफेंस का प्रोसेस। तो जो ट्रायबल आइदर वे है वो मजिस्ट्रेट में चला तो समरी वाला फॉलो होगा और क्राउन कोर्ट में चला तो इंडिक्टेबल वाला प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक हो गया। इटसेल्फ इसका कोई प्रोसेस नहीं है ट्रायबल आइदर वे का। ठीक हो गया। और अगर वो क्राउन कोर्ट में चलता है तो फिर वही है कि इंडिक्टेबल ऑफेंस वाला प्रोसीजर है सारा। और अगर डिफेंडेंट गिल्टी प्ली कर देता है या गिल्टी फाइंड हो जाता है बाद में आफ्टर ट्रायल, तो जज कैन इम्पोज अ मैक्सिमम सेंटेंस जितना उसका बनता है। फिर इंडिक्टेबल ऑफेंस में आ जाते हैं जो मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस हैं। ठीक है, दे कैन ओनली बी ट्राइड इन द क्राउन कोर्ट। जो फर्स्ट प्रीलिमिनरी हियरिंग है टू एस्टैब्लिश द डिफेंडेंट्स आइडेंटिटी वगैरह वगैरह, कि आइडेंटिटी उसकी वही है, बंदा ठीक है, अरेस्ट हुआ है वगैरह वगैरह, क्या नहीं वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। और मैजिस्ट्रेट कोर्ट ये करके फॉलोइंग दिस जितने भी मैटर रिलेटेड टू द ऑफेंस वो क्राउन कोर्ट के अंदर ही होंगे। ठीक है। और अगर डिफेंडेंट जो है वो नॉट गिल्टी प्ली करता है तो एक ज्यूरी जो है वो डिसाइड करेगी गिल्ट और इनोसेंस आफ्टर हियरिंग ऑल द एविडेंस। और अगर डिफेंडेंट जो है गिल्टी प्ली कर देता है तो फिर ज्यूरी की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने कन्फेस ही कर दिया है, इफ ही प्लीड्स गिल्टी, तो फिर जज विल इम्पोज अ सेंटेंस। एक यहाँ पे पते की बात है कि कोशिश कीजिएगा कि पेपर में कन्फेस का वर्ड मत यूज़ कीजिएगा। इट्स अ वेरी लेमैन्स वर्ड, बड़ा नॉर्मल सा सादा सा लफ्ज़ है। कोशिश करें कि प्लीड गिल्टी और प्लीड नॉट गिल्टी ये चीज़ यूज़ करें। इट साउंड्स बेटर। ठीक है। और जज जो है इसमें व्हेन सेंटेंसिंग ही कैन इम्पोज एनी सेंटेंस अप टू मैक्सिमम विच इज सेट इन द पर्टिकुलर एक्ट। जिस एक्ट का भी वो होगा ऑफेंस, उस एक्ट में लिखा होता है कि भी अप टू इतने, तो वो जितने भी कर सकता है। ठीक है। जैसे और हाँ, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस में मैंने आपको पहले बता दिया कि मर्डर आ जाता है, मैनस्लॉटर आ जाता है, रॉबरी आ जाती है, रेप आ जाता है, अटेम्प्टेड रेप आ जाता है, अटेम्प्टेड मर्डर आ जाता है। ये सारे बड़े बड़े ऑफेंसेस जो हैं वो इंडिक्टेबल ऑफेंसेस हैं। अब हम प्री ट्रायल प्रोसेस पे आ जाते हैं। प्री ट्रायल प्रोसेस का मतलब होता है ट्रायल से पहले का प्रोसेस क्या है। अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई, बंदा अरेस्ट हो गया, बंदा आ गया आपके पास, जज के पास आ गया। अब जज ने ट्रायल स्टार्ट करने से पहले उसने क्या क्या करना है। सबसे पहले हम समरी ऑफेंस में देख लेते हैं, समरी ऑफेंस में क्या क्या होता है। अब जब स्टार्ट होता है ना केस, जो क्लर्क है ना कोर्ट का, मैंने आपको बताया था कि क्लर्क होता है मैजिस्ट्रेट के पास, वो डिफेंडेंट का नेम और एड्रेस पता करेगा कि ठीक है जी नाम यही है, एड्रेस है, ठीक है, बंदा वही है, जो सस्पेक्ट था वही पकड़ा गया, किसी और को तो नहीं गलती से पकड़ लिया। फिर डिफेंडेंट से पूछा जाता है कि भाई तू गिल्टी है कि नहीं है। मतलब वो बताते हैं कि भाई तुमने ये काम किया है, बताओ तुमने किया है कि नहीं किया। और इसमें ये कहा जाता है कि 90% ऑफ जो डिफेंडेंट्स है ना वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में गिल्टी प्ली कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 97% जो ऑफेंसेस हैं वो समरी और ट्रायबल आइदर वे होते हैं। समरी तो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं ना, कि शराब पी के लोगों में हल्ला गुल्ला मचा दिया, डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, फिर भी ड्राइविंग कर रहे थे पकड़े गए, लाइसेंस नहीं था ड्राइविंग कर रहे थे पकड़े गए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो 90% लोग कह देते हैं कि हाँ जी हमने किया है। ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो उसके बाद जो है वो ये इस बात पे होता है कि जी हमने पेनल्टी जो है वो उसको अप्रोप्रिएट पेनल्टी देनी है क्योंकि बंदे ने कन्फेशन कर दी है। अब गिल्टी प्ली में अगर हम समरी ऑफेंसेस की गिल्टी प्ली में आते हैं कि अगर वो गिल्टी प्ली करता है तो सबसे पहले क्या होगा कि जो क्राउन प्रोसिक्यूटर है, मेरा मतलब जो स्टेट की तरफ से जो लॉयर होता है क्राउन प्रोसिक्यूटर, वो सारे फैक्ट्स बताएगा कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस बंदे ने इस तरह ये काम किया था।
ठीक है। अब डिफेंडेंट से पूछा जाएगा कि हाँ बताओ, डू यू एग्री विद दीज फैक्ट्स। कभी कभी ये होता है कि डिफेंडेंट कहता है कि हाँ जी मैंने किया है ये काम, बट जिस तरह ये कह रहे हैं ये मैंने इस तरह नहीं किया, ठीक है। तो डिफेंडेंट को कहा जाता है कि हाँ जी डू यू एग्री विद दीज फैक्ट्स, ठीक है। इफ नॉट एग्रीड तो मैजिस्ट्रेट जो है वो कहता है कि आप यू शुड होल्ड एन इंक्वायरी। इसको न्यूटन हियरिंग बोलते हैं, कि फैक्ट्स को स्टैब्लिश किया जाए कि एक बंदे ने प्लीड गिल्टी कर लिया है, कन्फेशन कर लिया है, लेकिन वो अभी उसको ये डिसाइड करना है कि भाई उसने किया कैसे है, और क्या उसका वर्डिक्ट और जो प्रोसिक्यूशन उसका वर्डिक्ट सेम है। अच्छा, उसके बाद डिफेंडेंट के पास रिकॉर्ड ऑफ कन्विक्शन भी देखे जाते हैं, ठीक है, कि पहले तो नहीं ये कन्विक्टेड रहा किसी केस में। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है, जैसे उसका बैकग्राउंड, उसकी रेजिडेंस, उसके रिलेशनशिप किस तरह के हैं, फाइनेंशियल उसके हालात कैसे हैं। उसके बाद कोई और दूसरी रेलिवेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर उसकी प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, जिसमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है, उसकी मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट होती है। और डिफेंडेंट जो है, अगर उसका कोई डिफेंस लॉयर है, वो एक्सप्लेन कर सकता है किसी मैटर को, दैट माइट परसुएड द मैजिस्ट्रेट कि वो थोड़ी सजा दे। वो बता सकता है कि भाई इस तरह के हालात थे, या कोई मजबूरी थी, या कोई प्रॉब्लम थी, इस तरह का कुछ, और फिर मैजिस्ट्रेट एंड पे आके अपना सेंटेंस डिसाइड कर लेता है। अब ये तो थी गिल्टी प्ली का प्रोसेस, कि अगर आपने गिल्टी प्लीड कर दिया तो। अब नॉट गिल्टी प्ली का प्रोसेस क्या है समरी ऑफेंसेस में, याद रखिएगा यही प्रोसेस फॉलो होगा अगर ट्रायबल आइदर वे का ऑफेंस भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चला तो। गिल्टी में भी यही होगा और नॉट गिल्टी। अब नॉट गिल्टी है कि जी डिफेंडेंट कहता है कि जी मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। फिर एक प्रोसीजर जो है वो ऑब्वियसली लंबा होगा, तो कोई ट्रायल चलनी है। अब प्रोसिक्यूशन जो है, डिफेंस जो है, वो दोनों जो है अपना एविडेंस कोर्ट में लेके आएंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन ही केस को स्टार्ट करती है, ठीक है। पहले एक शॉर्ट स्पीच दी जाती है, आउटलाइन किया जाता है केस को, कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये हम इस बंदे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। फिर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को बुलाएगा बारी बारी, और उनसे प्रोसिक्यूशन क्वेश्चनिंग करेगा और उनसे पूछेगा और अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं, जब प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेसेस से बात कर रहा हो, मतलब जो विटनेसेस वो खुद ही लाया हुआ उन्हीं से वो बात कर रहा है, तो इसको एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। जब प्रोसिक्यूशन अपने एग्जामिनेशन इन चीफ खत्म कर लेगी, तो फिर डिफेंस जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये होता है कि फिर डिफेंस लॉयर जो है वो प्रोसिक्यूशन के लाइव विटनेसेस से क्वेश्चनिंग करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोसिक्यूशन है वो रेलिवेंट एग्जिबिट्स अगर उनके पास हैं शो करने के लिए, कोई सबूत है उनके पास, तो वो कोई प्रॉपर्टी है या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है, जो भी उनके केस को असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके उनकी बात इसको प्रूव करने में, तो दे कैन ऑल्सो शो दैट टू द कोर्ट। अब प्रोसिक्यूशन केस के एंड के बाद डिफेंस जो है वो मजिस्ट्रेट को ये भी सबमिट कर सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी केस टू आंसर, और यहीं पे केस डिसमिस हो जाता है। मतलब डिफेंस कभी कभी प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे देता है कि डिफेंस कहता है कि अब मैं क्या डिफेंड करूं अपने आप को, इन्होंने तो बियॉन्ड शेडो ऑफ अ डाउट प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ये कंसिडर करे कि नहीं देयर इज अ केस टू आंसर, तो डिफेंस कैन गिव देयर एविडेंस टू द कोर्ट, ठीक। अच्छा, और जो डिफेंस है वो अपना एविडेंस देगा, और उनको नेसेसिटी नहीं होती कि वो अपना एविडेंस दे भी, लेकिन अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं। और क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994 के तहत अब ये भी कहा जाता है कि मैजिस्ट्रेट अपने भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है अगर अक्यूज्ड साइलेंट रहे। अगर अक्यूज नहीं बात कर रहा, नहीं कुछ बोल रहा, नहीं जवाब दे रहा, तो द मैजिस्ट्रेट कैन ड्रॉ हिज ओन कंक्लूजन्स लिसनिंग टू व्हाटएवर द प्रोसिक्यूशन हैड टू से। अब इफ द डिफेंडेंट डज गिव एविडेंस, ठीक है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से होगी। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि पहले उनके जब विटनेसेस आते हैं तो पहले उन्हीं का वकील उनसे पूछता है, और फिर दूसरा वकील उठता है तो वो क्रॉस एग्जामिन करता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा मजे की होती है, क्योंकि वो विटनेस उसका होता है और पूछ ये रहा होता है उनको झूठा साबित करने के लिए। फिर इसी तरह जब डिफेंस का विटनेस आता है तो फिर प्रोसिक्यूशन उठ के उन्हें क्रॉस एग्जामिन करती है। तो ये आज सारे का सारा आधे से ज़्यादा प्रोसेस तो आप लोगों ने वैसे मूवीज़ में ही देखा हुआ है, तो इसमें कोई याद करने वाली या जेहन में रखने वाली क्या बात है। उसके एंड पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन करके जितना एक दूसरे का केस वीक करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है वो फर्दर स्पीचेस जो है वो अलाउड, ज़्यादातर अलाउड तो नहीं होती, अनलेस देयर इज अ पॉइंट ऑफ लॉ टू बी आर्ग्यूड।
तो कोई फर्दर स्पीचेस वो नहीं कर सकते, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में करेंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे। मैजिस्ट्रेट जो है वो फिर डिसाइड करेगा इफ़ द डिफेंडेंट इज़ गिल्टी और नॉट गिल्टी, ठीक है। और इफ़ दे कन्विक्ट दे विल हियर अबाउट एनी पास क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब जब वो कन्विक्ट कर देंगे, सपोज मैजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं ही इज़ गिल्टी, तो फिर दोबारा ही वो जो गिल्टी प्ली वाली सारी रिपोर्ट्स नहीं है, फिर वो दोबारा चेक की जाएंगी, ठीक हो गया। और जो है तब मैजिस्ट्रेट जो है वो डिफेंस से मिटिगेशन की स्पीच जो है वो सुनना ज़रूर कहते हैं कि चलो अगर आपने कुछ अब बोलना है एंड पे, अगर आपने कुछ स्पीच देनी है अपने डिफेंस में, क्योंकि प्रूफ तो हो ही गया कि आपने ये किया है, लेकिन स्टिल अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह दें, ठीक है। तो वो अगर वो कहना चाहे तो वो कह सकते हैं, ठीक हो गया। और फिर उसके ऊपर सेंटेंस पास हो जाता है। और अगर मैजिस्ट्रेट डिसमिस कर दे केस को और डिफेंडेंट जो है वो प्रूव गिल्टी प्रूव ना हो, कन्विक्ट ना हो, तो देन he is a free man, he is free to go, and then cannot be tried for that offense again। फिर दोबारा उसी ऑफेंस पे उसकी ट्रायल नहीं चलती, ठीक हो गया। उसके बाद हम ट्रायबल आइदर वे पे आ जाते हैं। ट्रायबल आइदर वे ऑफेंसेस का वही मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात है कि इसका अपना कोई भी प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगी तो प्रोसीजर सेम टू सेम समरी ऑफेंसेस का होगा, और सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि ट्रायबल आइदर ऑफेंस में सारा ट्रायल मैजिस्ट्रेट करके केस भिजवा सकता है क्राउन कोर्ट में सिर्फ सेंटेंसिंग पर्पसेस के लिए। और ये सिर्फ तब होता है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट सिर्फ तब भेज सकता है ऑफेंडर को उधर क्राउन कोर्ट में बड़ी सेंटेंस के लिए या बड़ी सजा के लिए, अगर वो ये समझें कि according to the past record and according to every detail I have about this accused person, about this defendant, he deserves for a worst or a bigger sentence। तो फिर वो उसको भेज देता है क्राउन कोर्ट में कि जी मेरे पास उतनी पावर नहीं है, क्राउन कोर्ट जो है वो दे। और जो वायलेंस और सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, मजिस्ट्रेट जो हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट देना पसंद करेंगे ऑब्वियसली, और क्योंकि इसमें पब्लिक प्रोटेक्शन की बात भी है तो इसलिए फिर उनको उधर भेज दिया जाता है। और अगर क्राउन कोर्ट के अंदर ट्रायल होगी तो जो है अगर मैं और हाँ एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ज़रूरी है कि क्राउन कोर्ट, आपने ये सोच रहे होंगे कि भाई ट्रायबल आइदर वे में कैसे पता चलेगा कि ट्रायल क्राउन कोर्ट में होनी है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होनी है। वो डिफेंडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है। डिफेंडेंट से पूछ लिया जाता है कि इफ़ ही वांट्स अ ट्रायल बाय जूरी तो फिर उसको क्राउन कोर्ट में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे ट्रायल बाय जूरी नहीं चाहिए तो फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी ट्रायल चल जाती है, ठीक हो गया। अब अगर ट्रायबल आइदर वे ऑफेंस को क्राउन कोर्ट में जाना है तो उससे जाने से पहले जो प्ली बिफोर वेन्यू होती है वो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा, वही गिल्टी और नॉट गिल्टी वाली, उससे पूछा जाएगा। तो इफ़ ही प्लीड्स नॉट गिल्टी तो फिर एक मोड ऑफ ट्रायल ऑफ हेयरिंग उससे पूछ लिया जाएगा कि भाई फिर ट्रायल बाय जूरी चाहिए या ट्रायल बाय अ सिंगल जज चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये डिसाइड हो जाए कि क्राउन कोर्ट में जाना है तो फिर जो ट्रायल और मोड ऑफ ट्रायल है वो सारी इंडिक्टेबल ऑफेंसेस वाली होगी। और इंडिक्टेबल ऑफेंसेस की ट्रायल कैसे होगी? इंडिक्टेबल ऑफेंसेस पे आ जाते हैं। इंडिक्टेबल ऑफेंसेस जो है वो मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस हैं, ठीक है, एंड दे हैव टू बी डेल्ट विद इन द क्राउन कोर्ट। और मजिस्ट्रेट जो है वो पहले जो डिफेंडेंट है, आई बेग योर पार्डन, वो सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लाया जाएगा और वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की जाएगी, उसको बेल में रख देनी है या कस्टडी रखना है वो डिसाइड किया जाएगा, और फिर जो है उसको क्राउन कोर्ट में भेज दिया जाता है। और एज फार एज इंडिक्टेबल ऑफेंसेस आर कंसर्न्ड, इसके बारे में ये फैक्ट है कि इसमें बहुत कम होता है कि जो है बेल दी जाए, ज़्यादातर कस्टडी में रखा जाता है। अब अंडर सेक्शन 51 ऑफ क्राइम एंड डिसऑर्डर एक्ट 1998, अ डिफेंडेंट चार्ज्ड विद एन इंडिक्टेबल ऑफेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू द क्राउन कोर्ट इमीडिएटली फ्रॉम दिस फर्स्ट हियरिंग। ठीक हो गया। फर्स्ट हियरिंग जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है वही बेल और उसकी आइडेंटिटी या कस्टडी जो भी डिसाइड करने के बाद। अब जितने भी प्री ट्रायल मैटर्स हैं उसके बाद वो क्राउन कोर्ट में ही होते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफेंडेंट गिल्टी प्ली करता है या नहीं गिल्टी प्ली करता, और सेंटेंस जो है अगर वो गिल्टी प्लीड करते हैं तो सेंटेंस दे देगा जज, और वो जज लो नहीं देगा, फिर जूरी की जरूरत नहीं होती ना ऑब्वियसली। अगर आपने कन्फेस ही कर लिया, गिल्टी प्लीड कर लिया, तो फिर जूरी ने क्या करना है। और व्हेन अ डिफेंडेंट प्लीड्स नॉट गिल्टी तो फिर जूरी यूज होती है टू डिसाइड गिल्ट और इनोसेंस, ठीक है। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर रूल्स हैं
उसके अकॉर्डिंगली सारे एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि क्रिमिनल केसेस बी डेल्ट विद जस्टली। उसके बाद एक प्ली एंड ट्रायल प्रिपरेशन हियरिंग एक चीज़ होती है, ठीक है। ये कोर्ट क्राउन कोर्ट में की जाती है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द केस हैज़ बीन सेंट देयर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। इसको PTPH भी बोलते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें सबसे पहले वो डिफेंडेंट की प्ली लेते हैं कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, अनलेस देयर इज अ गुड रीजन नॉट टू सेट द ट्रायल डेट। तो ट्रायल डेट भी उसी दिन उसी हियरिंग उसी टाइम ट्रायल डेट भी सेट हो जाती है। अब इश्यूज जितना हो सके पॉसिबल उतने इश्यूज को आउटलाइन कर लिया जाता है कि इसमें ये इश्यूज हैं, इन्हीं पे ट्रायल चलेगी। फिर एक टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है फॉर द नेसेसरी प्री ट्रायल प्रिपरेशन, और अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दी जाती हैं इफेक्टिव ट्रायल के लिए कि ये टाइम टेबल होगा ट्रायल का, इस तरह ट्रायल चलेगी और इस तरह हमने सारा कुछ करना है। और फिर फर्दर केस मैनेजमेंट हियरिंग होती है जिसमें टाइम और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस वगैरह कैसे करनी है उसकी ट्रायल की, वो देखी जाती है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं इंडिक्टमेंट। इसलिए इसको इंडिक्टेबल ऑफेंसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं इंडिक्टमेंट, ठीक है। और बिफोर द ट्रायल फॉर्मली स्टार्ट्स, फॉर्मली सेट्स आउट, ठीक है, द चार्जेस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ये इंडिक्टमेंट जो होता है ना वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट बनता है कि ये चार्जेस हैं अगेंस्ट दिस डिफेंडेंट, इन चार्जेस के ऊपर केस चलेगा और ट्रायल चलेगी, ठीक हो गया। और स्पेसिफिक क्राइम्स जो उसने किए हैं वो उसमें मेंशन होते हैं, ठीक हो गया। और कोई विटनेस की स्टेटमेंट्स ने कुछ रिवील किया है तो वो उसके अंदर लिखा होता है, वो ये सब प्रोसिक्यूशन करती है। और मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जो इंडिक्टमेंट है दे मे हैव सेवरल चार्जेस, ठीक है, एच रिलेटिंग टू अ डिफरेंट ऑफेंस, कि एक बंदे ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो ऑफेंस करता 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 ऑफेंस उसने इतने ज़्यादा कर दिए तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा सीरियस मैटर्स के अंदर मल्टीपल चार्जेस भी एक बंदे के ऊपर लग सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है डिस्क्लोजर बाय प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। डिस्क्लोजर बाय प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस का मतलब है कि दोनों प्रोसिक्यूशन और डिफेंस जो है दे हैव टू मेक सर्टेन पॉइंट्स नोन टू द अदर बिफोर ट्रायल, ठीक है। Prosecution must set out all the evidence it proposes to use at the trial, ठीक हो गया। और it must also disclose the previously undisclosed material। और जो डिफेंस है it must give a written statement to the prosecution। उस written statement में क्या क्या लिखा होगा, सबसे पहले तो जो prosecution है उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज करना है कि हमारे पास आप लोगों के खिलाफ ये सबूत हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिफेंस है, डिफेंस ने रिटन स्टेटमेंट अपनी देनी होती है और ये बताना होता है कि भाई जो नेचर है एक्यूज के डिफेंस की वो क्या है, ठीक है। हमारे पास लीगल डिफेंस कौन कौन से हैं जिन पे हम रिलाई करेंगे, कोई मैटर ऑफ फैक्ट हैं जिस पे इश्यूज है जो प्रोसिक्यूशन के साथ डिस्कस होने हैं, वो कोई पॉइंट ऑफ लॉ है जो आर्ग्यू होना है, ठीक है, कोई केस लॉ है जो आर्ग्यू होना है, कोई एलिबाई है या कोई विटनेसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं उस एलिबाई को। एलिबाई क्या होती है, एलिबाई होती है कि डिफेंस कहता है जी मैं वहाँ था ही नहीं, मैं एट द प्लेस ऑफ अकरेंस था ही नहीं, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर डिफेंस पे आ जाता है कि डिफेंडेंट पहले प्रूव करे कि वो वहाँ था कि नहीं था, इसको एलिबाई कहते हैं। तो अगर उसने एलिबाई लिया तो वो भी वहाँ मेंशन होती है। इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के एडवांटेजेस क्या हैं जी, कि ट्रायल जो है वो लोकल कोर्ट में ही हो जाती है, पब्लिसिटी का चांस लेस होता है, केस जो है वो क्विकली सॉल्व हो जाते हैं, ट्रायल छोटी होती है, लोअर सेंटेंसिंग पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट है तो अक्सर मैजिस्ट्रेट को थोड़ी सेंटेंस ही दे देते हैं, और ग्रेटर चांस ऑफ बेल बीइंग ग्रांटेड बिफोर ट्रायल, मैजिस्ट्रेट में बेल ज़्यादा हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन का चांस कम होता है आपके पास, अक्सर खुद ही लोग अपना केस डील कर लेते हैं, और लेस एबिलिटी टू आर्ग्यू अ डिफेंस और चैलेंज विटनेसेस, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग फाउंड गिल्टी, और फिर लेस चांस ऑफ अपीलिंग अगेंस्ट कन्विक्शन और सेंटेंस, अपील के चांसेस इसमें कम होते हैं और गिल्टी फाइंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्राउन कोर्ट के एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्राउन कोर्ट के एडवांटेजेस हैं कि जी ग्रेटर चांस ऑफ एक्विटल बाय जूरी और जुडिशियल डायरेक्शन, ठीक है। जूरी में आपको एक्विटल का चांस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जूरी अक्सर जज्बाती और इमोशनल हो जाती है और बंदे को छोड़ देती है। ग्रेटर चांस ऑफ प्रोसिक्यूशन एक्सेप्टिंग प्ली टू लोअर चार्ज, ठीक हो गया। वो होता है कि ठीक है हम प्ली कर देते हैं लेकिन एक शर्त पे कि हमें कम मिलेगा, सजा कम मिले, तो हम सारा ट्रायल का टाइम बचा लेंगे तो हम गिल्टी प्ली कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ होती है, वो ऑप्शन होता है क्राउन कोर्ट में। और ग्रेटर चांस ऑफ विटनेसेस नॉट अटेंडिंग, ठीक हो गया। और
ग्रेटर चांस ऑफ रिसीविंग लीगल एड, इसमें लीगल एड आपको मिल जाती है, फ्री लीगल एड भी मिल जाती है, और चांस ऑफ अपील अगेंस्ट कन्विक्शन और सेंटेंस इसमें ज़्यादा होता है क्राउन कोर्ट में। डिसएडवांटेज ये है कि इट टेक्स लॉन्गर फॉर केस टू रीच कोर्ट, ठीक हो गया। ग्रेटर चांस ऑफ पब्लिसिटी, को बड़ा कोर्ट है तो पब्लिसिटी भी बढ़ती है, और मे नॉट बी ट्राइड लोकली, आपको शायद जाना पड़े जहाँ भी क्राउन कोर्ट है उस जगह, उस शहर, उस काउंटी, उस डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़े। और सेंटेंसिंग पावर जो है इस जज की बहुत ज़्यादा होती है, तो लाइकलीहुड है कि आपको ज़्यादा सेंटेंस मिल जाएगा। और लीगल एडवाइस और रिप्रेजेंटेशन आपको की उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये खर्चे वाली बात है। और लंबी ट्रायल्स होती हैं, यहाँ पे ट्रायल्स कॉम्प्लिकेटेड और लंबी होती हैं, ठीक हो गया। और इसमें चांस बहुत कम है दैट यू आर ग्रांटेड बेल बिफोर ट्रायल। क्राउन कोर्ट में बेल बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े ऑफेंसेस यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए बेल को मिलना भी मुश्किल होता है। इसके साथ ही हम इस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को यहाँ पे रैप अप करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेसन में हम इसका सेकंड हाफ करेंगे, दैट इज़ क्रिमिनल अपील्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कोशिश करूँगा कि उसमें क्रिमिनल अपील्स के साथ साथ हम बेल भी कर लें, लेकिन हो सकता है कि इसके 3 लेक्चर हो जाएं, एक ये प्रोसेस वाला, दूसरा अपील्स वाला, और तीसरा बेल वाला, और तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। क्रिमिनल अपील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल अपील से कहीं ज़्यादा क्रिमिनल अपील्स इंपॉर्टेंट है, और बेल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।